हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हम लोग एडीओ परीक्षा से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो हिस्ट्री के क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन जो है वो कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा, बलिया में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आएगा तो बहुत से लोग कन्फ्यूजन में इलाहाबाद या लखनऊ टिक कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि बलिया में। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कई क्षेत्रों में समानांतर सरकारें जो है वो स्थापित की गई थी। याद रखिएगा, बलिया उत्तर प्रदेश उन क्षेत्रों में से एक था जहां समानांतर सरकार का गठन किया गया था। याद रखिएगा कि यहाँ की जो सरकार है उसका नेतृत्व चित्तू पांडे ने किया था। किसने किया था? तो चित्तू पांडे ने किया था। और बलिया के अतिरिक्त बंगाल के तामलुक, महाराष्ट्र के सतारा एवं उड़ीसा के तलचर में भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारें गठित की गई थी। फिर देखिए, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो ये थी श्रीमती सरोजनी नायडू। आगे देखिए, चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। क्या स्थगित कर दिया था चौरा चौरी कांड के बाद? असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों को पता है असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। और चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव जो है 1920 में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता में। याद रखिएगा, कहाँ आयोजित किया गया था? तो कलकत्ता में। और 1920 में कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो लाला लाजपत राय ने की थी। आगे देखिए, किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी असहयोग आंदोलन। आइए देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखा है। खिलाफत आंदोलन 1920 और असहयोग आंदोलन 1920 और 22 में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का जो समर्थन है वो मिला था। इस संदर्भ में एचिंसन की टिप्पणी उल्लेखनीय है। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए थे। इसी संदर्भ में गांधी जी ने क्या कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो कि 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। आगे देखिए, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? तो याद रखिएगा, असहयोग, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके बाद है बहिष्कार। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है भारतीयों के लिए रोजगार के समान अवसर। ये गलत है। फिर है भगत सिंह को फांसी देने का प्रस्ताव। ये भी गलत है। फिर है ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार। ये सही है, याद रखिएगा। इसीलिए 1930 में क्या हुआ था, जिसे बोलते हैं दांडी मार्च। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ ही अहमदाबाद से प्रारंभ हुआ था और गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे, समुद्र तल से मुट्ठी भर नमक उठाया और इस प्रकार ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनाए गए नमक एकाधिकार को तोड़ दिया। इस बात का प्रतीक था कि भारतीय जनता ब्रिटिश कानूनों एवं ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जीने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार आंदोलन तो तत्कालिक मुद्दे नमक एकाधिकार को लेकर शुरू किया गया था, परंतु इसका दीर्घकालिक लक्ष्य क्या था? पूर्ण स्वराज्य, यानी स्वयं का शासन। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में। आगे देखिए, पूर्ण स्वराज की जो शपथ है वो कांग्रेस ने किस अधिवेशन में ली थी? तो याद रखिएगा, लाहौर अधिवेशन में ली थी। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था बताइए? ये हुआ था 1929 में। और लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज्य का शपथ लिया गया था। देखिए क्या लिखा हुआ है कि कांग्रेस का 44वां अधिवेशन, 44th अधिवेशन जो है वो दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ था। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि के समय जवाहरलाल नेहरू को रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता का द्योतक तिरंगा फहराया गया था। समटाइम्स पूछा गया था कि स्वतंत्रता का द्योतक जो तिरंगा है वो बेसिकली लाहौर में किस नदी के तट पर जो है फहराया गया था? तो याद रखना है रावी नदी के तट पर, क्योंकि ऑप्शंस में अगर मान लीजिए सतलज है, सिंधु है,
तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बेसिकली यहाँ लोकसभा स्पीकर की बात हो रही है, कौन थे? जीवी मावलंकर। देखिए सॉल्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इनका जो पूरा नाम था वो क्या था? गणेश वासुदेव मावलंकर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जीवी मावलंकर को क्या किया था? लोकसभा के पिता की उपाधि से सम्मानित किया था। किसे? जीवी मावलंकर को लोकसभा के पिता की उपाधि से कौन विभूषित किया गया था? अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो याद रखिएगा जीवी मावलंकर। आगे देखिए सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबद्ध है? तो याद रखिए इससे है आचार्य विनोबा भावे, याद रखिएगा। और आप लोगों को पता है कि जो भूदान आंदोलन था वो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से जो है वो प्रारंभ किया गया था, ये भी याद रखना है। फिर देखिए सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन है? हम सबको पता है महात्मा गांधी। आगे देखिए राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? केरल। लैंड ऑफ द गोल्डन पगोडा किसे कहते हैं? म्यांमार को। फिर है कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है? दक्षिण भारत में हस्त चित्र सूती वस्त्र से। आगे देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? तो ये था जिनोवा का, ऑप्शन नंबर बी जिनोवा। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है कि 1992 में सर्वप्रथम अमेरिका महाद्वीप की खोज करने वाला क्रिस्टोफर कोलंबस जिनोवा का प्रसिद्ध नाविक था। इसका जो जन्म है वो 1451 में जिनोवा इटली में हुआ था, जबकि इसकी मृत्यु 20 मई 1506 को वर्तमान स्पेन में हुई थी। आगे देखिए किस राजवंश के शासनकाल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था? तो याद रखिए किन। फिर उसके बाद देखिए स्वतंत्रता समानता बंधुत्व के विचार जिनसे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो प्रभावित हुआ था, ये फ्रांस से लिए गए थे। आगे देखिए जापानी लोक परंपरा और अनुष्ठान जिसका कोई संस्थापक या कोई पवित्र धर्म ग्रंथ नहीं है, किस नाम से प्रचलित है? ये है शिंटोवाद। फिर उसके बाद देखिए इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, दास कैपिटल, वैल्यू एंड कैपिटल, एशियन ड्रामा में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहते हैं? तो समाजवाद की बाइबिल कहते हैं दास कैपिटल को। और मैंने पहले भी पढ़ाया है कार्ल मार्क्स जो थे वो इसके क्या थे? लेखक थे। आगे देखिए जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? ये कहा था जॉन लॉक ने। देखिए प्रख्यात राजनीतिक विचारक जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक द सेकेंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में यह कहा कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। आगे देखिए सुधारा आंदोलन क्या है? तो सुधारा आंदोलन क्या है? पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह। पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं, तो ये हो जाएगा समझाना और प्रचार करना, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए लिखा है रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकवाद के सह संस्थापक सदस्य कौन था? तो ये हो जाएगा मिखाइल बैक्यूनिन। आगे देखिए समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? ये कामगारों का आंदोलन है। देखिए लिखा है इमाइल ने समाजवाद के संबंध में क्या कहा है कि समाजवाद का अभिप्राय श्रमिकों के ऐसे संगठन से है जिसका उद्देश्य पूंजीवादी संपत्ति को सामाजिक संपत्ति में परिवर्तित करने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना है। अतः स्पष्ट है कि समाजवाद मूलतः कामगारों का आंदोलन है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है कि चीन की ग्रेट वॉल यानी महान दीवार का जो निर्माण है वो किसने किया था? ये किया था शी हुआंग-ती ने। आगे देखिए मार्को पोलो किसके लिए विख्यात है? तो चीन, भारत और एशिया की यात्रा करने के लिए। आगे देखिए कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी, तो ये प्रकाशित हुई थी 1867 में। आगे देखिए 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई थी? तो याद रखिएगा ट्राफलगर की लड़ाई में। देखिए हॉब्स रिलेटेड है, हॉब्स किससे रिलेटेड है? चार्ल्स प्रथम को फांसी, याद रखिएगा। फिर है रूसो फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड है। लॉक गौरवमय क्रांति, हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? तो याद रखिए मुसोलिनी जो है वो इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था। इसके अलावा जो लिखा है केवूर, गेरिबाल्डी और मैजिनी, ये सभी इटली के एकीकरण से संबंधित थे।
आगे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिरोशिमा और नागासाकी। आगे देखिए, मार्को पोलो किसके लिए विख्यात है? ये पेज लगता है ज़्यादा बार क्लिक हो गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ था? तो याद रखिए बास्तील। आगे देखिए, शीत युद्ध का क्या अभिप्राय है? तो याद रखिए, शीत युद्ध का अभिप्राय है पूर्व और पश्चिम के बीच का तनाव, पूंजीवादी साम्यवादी दुनिया के बीच वैचारिकी दुश्मनी, महाशक्तियों के बीच तनाव। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, क्या लिखा हुआ है? ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, कर लेते हैं। सबसे पहले हो जाएगा ग्लोरियस क्रांति, उसके बाद हो जाएगा स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई, फिर याद रखिएगा फ्रांसीसी क्रांति, फिर हो जाएगा रूसी क्रांति। अब एक बार डेट देख लीजिए। ग्लोरियस क्रांति जो है 1688 से 89 में, फिर स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई जो है वो 1765, फिर फ्रांसीसी क्रांति 1789, रूसी क्रांति 1917। अब ये क्वेश्चन बनना चाहिए कि रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1917। बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है, तो याद रखिएगा अमेरिकी स्वतंत्रता के युद्ध से, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार से हुआ था? तो क्रीमियन युद्ध का समापन पेरिस समझौता से हुआ था। पता है कि क्रीमियन युद्ध जो है वो किनके बीच लड़ा गया था? तो याद रखिएगा रशिया और तुर्की के बीच लड़ा गया था। किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, वर्सेल्स संधि। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्सेल्स की संधि। देखिए, यूनाइटेड नेशंस शब्द जो है वह किसने गढ़ा था? तो ये गढ़ा था रूजवेल्ट ने। किसने? रूजवेल्ट ने। आगे देखिए, मैन कॉम्फ का लेखक कौन है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिटलर। ऑप्शन नंबर ए, हिटलर। देखिए, मैन कॉम्फ जो है ना वो हिटलर की मतलब ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, यानी कि आत्मकथा है। और हिटलर को नाजीवादी विचारधारा का प्रवर्तक माना जाता है, ये तो आप लोगों को पता होगा। और इसने एक राष्ट्र एक नेता का नारा देकर जर्मनी में 1920 में नाजी दल की स्थापना की थी और 1933 ईस्वी में जर्मनी का चांसलर बना था। इसने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली थी। आगे देखिए, राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश राजा या रानी कौन था? बताइए, सॉरी कौन है? ये हो जाएगा क्वीन मैरी ट्यूडर। देखिए, हिस्ट्री के जितने क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। आज से ही हम लोग शुरू करेंगे ज्योग्राफी, ठीक है। और ज्योग्राफी के क्लासेस जो होंगी वो सारी क्लासेस थोड़ी लंबी हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।